वायदा की टॉप लूजर्स निकाल दूं परसेंटेज वाइज तो सब नतीजे हैं। इंडिया मार्ट अपन जिसकी चर्चा करने वाले हैं 18%, आरबीएल बैंक 14%, टाटा कंज्यूमर 7%, कोटक महिंद्रा बैंक 5.5%। ये है रिजल्ट के रिएक्शन स्टॉक स्पेसिफिक। सब गिरे हुए इस तरह से। खैर एक काम करा जाए, बिना समय वेस्ट करें बातचीत की शुरुआत करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश के सीईओ दिनेश अग्रवाल सर। आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। दिनेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट, एक बार नतीजे स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। ऑन द फेस ऑफ इट अर्निंग्स ठीक लगेंगी, पर वो अंग्रेजी में कहावत है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। मामला वहीं गड़बड़ा गया, नतीजों से नहीं, नतीजों से आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर शायद स्ट्रीट ज्यादा कंसर्न्ड है। तो दिनेश सर, अपन नतीजों पे बाद में आते हैं, पहले नतीजों से जो कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं उस पे पहले बातचीत कर ली जाए। और दिनेश सर, पहला कंसर्न है वो सब्सक्राइबर एडिशंस को लेकर, वो जो सॉफ्टनेस है और वो सॉफ्टनेस जो कंटिन्यू कर रही है। इस बार आए 2390 का आंकड़ा सब्सक्राइबर एडिशंस का, पिछले क्वार्टर में 1600 था और पिछले 4-5 क्वार्टर से हम यही 1500-1600 से लेकर 2600-2700 के बीच में झूल रहे हैं। पिछले 4 क्वार्टर से ठंडा ही है मामला। ये सॉफ्टनेस का क्या कारण दिनेश सर? अगर आप देखें तो FY22-23 में हमने तेजी से कस्टमर एडिशन किया, क्योंकि 18 महीने दोनों कोविड की वेव के बाद हमारा कस्टमर एडिशन 0 था 18 महीने तक। तो उसके बाद हमने तेजी से कस्टमर एडिशन किया, जो 1.5 लाख से 2 लाख हमने ऑलमोस्ट 18 महीने के अंदर पहुंचा दिया। और वहां पे हमसे हमारे प्रोडक्ट मार्केट फिट में या हमारी सर्विसेज में या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, या चेंज इन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर प्री कोविड वर्सेस पोस्ट कोविड, जहां पे कि हम उतना कस्टमर रिटेन करने में, उतना परसेंटेज ऑफ द कस्टमर रिटेन करने में असफल रहे हैं जितना कि हम प्री कोविड कर पाते थे। और उसको ढूंढने में पिछले 3-4 क्वार्टर से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये ठीक करें तो हो जाए, शायद ये ठीक करें तो हो जाए, लेकिन वो सोल्यूशन अभी भी मिल नहीं रहा है। जबकि अगर आप जो पुराने कस्टमर्स हैं या जो कस्टमर्स अपग्रेड करते हैं गोल्ड और प्लैटिनम में, उनको देखें तो वहां पे एक अच्छी ग्रोथ आई है। वहां पे हमारे करीब 50% कस्टमर, मतलब 1,10,000 के आसपास कस्टमर जो 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे तेजी से ग्रोथ भी हुई है और वहां पे तेजी से उनका आरपू भी बढ़ा है। तो ये जो न्यू कस्टमर्स हम सिल्वर मंथली या सिल्वर एनुअल में लेके आते हैं, वहां पे अभी हमसे फिक्स नहीं हो पाया है। हाँ, तो दिनेश सर फिर ये इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हो दिक्कतें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। तो ये जो रिटेन नहीं कर पाना, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या कारण है? क्या एसएमई एमएसएमई स्पेस की अपनी दिक्कतें हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग बन रही हैं, या फिर स्पेस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, यंग और ज्यादा एग्रेसिव राइवल सामने आ गए? तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की तरफ तो देखिए हमने काफी कोशिश करी है पता करने की, ऐसा कोई चीज नहीं निकल के आया है। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं कि एसएमई में दिक्कतें हैं, वो हैं, मतलब हमेशा ही रहती हैं। हम अभी बहुत छोटी कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी पूरी दिक्कतों से हमारे ही 5-10% ग्रोथ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमारे लिए अभी एनफ मार्केट है जहाँ पे ये करना चाहिए। तो हमें हमारी ही सर्विसेज और हमारे ही प्रोडक्ट मार्केट फिट को देखना है कि वहां पे हम क्या और बेटर कर सकते हैं। और उससे हमारी पास्ट में भी पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो 15% की कस्टमर ग्रोथ रही है, जो कि इधर में आकर के 5-1% पे टिकी हुई है पिछले 4-5 क्वार्टर से। तो वो हमें फिक्स करनी है और हम करेंगे। आप कह रहे हो कोविड के टाइम से पता करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कैसे होगा और कब तक होगा दिनेश सर? कब तक होगी अब मैं शायद आपको बता पाता, लेकिन नहीं बता पाता हूँ। लेकिन कैसे होगी उसकी तरफ पहले तो हमने ये किया कि जिन जगहों पे और जिन इंडस्ट्रीज में हमें लगा कि यहाँ पे के कस्टमर हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं रुक रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा खराब उनका है, वो कस्टमर को लाना बंद किया हमने। उन कस्टमर्स की तरफ अपना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन लगाना बंद किया। दूसरा काम हमने ये देखा कि शायद जो हमारे कस्टमर्स की, जो सेलर्स की रिस्पॉन्सिवनेस है,
वो प्री कोविड से अब काफी अच्छी हो चुकी है। तो क्या एक बायर को हमें 6 या 7 सप्लायर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि तो उसकी तरफ हम सॉफ्टनेस की तरफ काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारा जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज डिलीवर्ड वर्सेस यूनिक बिजनेस इंक्वायरी है, वो रेशियो धीरे धीरे लोअर साइड पे मूव कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि इन दो में से, और तीसरा हमारी जो जैसे हमने एकदम से तेजी से कस्टमर बढ़ाए 1.5 लाख से 2 लाख किए, तो उसी के हिसाब से हमने एम्प्लॉयज भी बढ़ाए, और बहुत सारे एम्प्लॉयज हमारे नए थे जो कि शायद एकदम से कस्टमर्स को नहीं संभाल सके। वहां पे भी हम ट्रेनिंग की साइड पे और काम कर रहे हैं। तो ये तीनों काम करने से हमारा कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये इंप्रूव होगा। कितनी जल्दी इंप्रूव हम कर सकते हैं वो हमारे एग्जीक्यूशन के ऊपर है। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक तरफ वो सब्सक्राइबर एडिशन कंसर्न था, दूसरी तरफ कलेक्शन ग्रोथ जो धीमी पड़ रही और शार्पली धीमी पड़ी। Q1 में 14% और Q2 आते आते 5% साल दर साल की ग्रोथ थी। ये क्या प्योरली कस्टमर एडिशंस का सॉफ्टनेस है जो कलेक्शन ग्रोथ पे इंपैक्ट कर रही है? क्या एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? हो क्या रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए 17%, 16%, 14%। तो पहले हमारी कलेक्शन ग्रोथ जब हमारा सब्सक्राइबर एडिशन भी अच्छा था 15% तो हमारी कलेक्शन ग्रोथ 26%, 28%, 30% थी। लेकिन फिर जब हमारा कस्टमर एडिशन स्लो हो गया, तब भी हमारी कलेक्शन ग्रोथ 14, 16, 17% थी। वो अचानक से इस बार क्यों 6% हो गई है, उसकी तरफ हम मंथन कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे एग्जीक्यूशन में कहाँ कहाँ गैप आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर 4% कस्टमर ग्रोथ हुई तो कम से कम 14% के आसपास कलेक्शन ग्रोथ बनती है। 14 नहीं तो 12 तो बनती है। तो क्योंकि 8-10% तो हमारी आरपू ग्रोथ आती ही आती है। तो वहां पे हमारी कुछ एग्जीक्यूशन चैलेंजेस रहे हैं। एक क्वार्टर ऐसा निकला है। देखते हैं हम अगले 1-2 क्वार्टर में इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दिनेश सर, आपकी बात सुन के लग रहा है ये क्वार्टर का एक एबरेशन जैसा था। 14 नहीं तो 12 होनी चाहिए थी। तो फिर अगला सवाल इसी का फॉलो अप था। दरअसल ये जो कलेक्शन ग्रोथ धीमी पड़ गई, मिड सिंगल डिजिट पे आके खड़े हो गए, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जो आप 12-14 की बात छेड़ रहे हो, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में डबल डिजिट पे पहुंचती हुई नजर आएगी, या फिर आप लोग कब तक पेंसिलिंग कर रहे हो एटलीस्ट डबल डिजिट पे वापस पहुंचे? मतलब Q4 ऑनवर्ड्स तो हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे कि डबल डिजिट से ज्यादा रहे। Q3 चूंकि ऑलरेडी फेस्टिव क्वार्टर होता है, हॉलीडेज होती हैं, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन हम Q4 ऑनवर्ड्स डबल डिजिट में वापस से आने की कोशिश करेंगे पूरी। Q4 ऑनवर्ड्स डबल डिजिट पे वापस पहुंचेंगे, जो 5% पहुंच गई है। अच्छा, मेरे और हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, आपके केस में कलेक्शन मतलब कि जो सेलर्स की लिस्टिंग फी आप लेते हो, जो इंक्वायरी फी बायर्स से लेते हो, और पेमेंट्स का फैसिलिटेशन जो बायर और सेलर के बीच में कराते हो, उसका कट जो लेते हो आप, यही आपका कलेक्शन हुआ ना? कलेक्शंस मेनली हमारा सब्सक्रिप्शन का ही पैसा है। सब्सक्रिप्शन का पैसा हम एडवांस में ले लेते हैं पूरे साल का, वो कलेक्शंस है। और जब पूरे साल का हम एडवांस में ले लेते हैं तो वो डे बाय डे जितना जितना सर्विस हम देते जाते हैं उसके हिसाब से वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में फ्लो करता है। तो कलेक्शंस पहले डिफर्ड रेवेन्यू में चला जाता है और फिर डिफर्ड रेवेन्यू से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में फ्लो करता है। तो चूंकि पीछे हमारी कलेक्शंस अच्छी रही हैं, इसलिए अगर आप इस बार भी देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 17-18% बढ़ा हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब चलिए, ये दो सबसे ज्यादा बड़े कंसर्न से चलते स्टॉक ने शायद धक्का झेला। कोर नंबर्स जो रिपोर्ट हुए थे, जो मैं अपफ्रंट दिखा रहा था, वो इतने बुरे नहीं थे। नंबर स्क्रीन पर आएंगे, उसमें हाईलाइट था मेरे लिए 27% के मार्जिन बढ़ के साल दर साल 38-39% पे इस क्वार्टर पे पहुंचते हुए। दिनेश सर, एक्सपेंशन के पीछे कारण क्या? ये लार्जली क्या आप लोग के एफर्ट्स थे, वो कॉस्ट रिडक्शन के, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या कुछ और? तो दो चीजें हैं। देखिए 27% का जो 37% दिख रहा है, उसमें 27 का 33%, 34% तक तो दिखना ही चाहिए, क्योंकि हमने वहां पे कॉस्ट कट और जो ऑप्टिमाइजेशन किए हैं, जो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिले हैं। और जो बाकी आपको दिख रहा है वो एब्रेशन इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18% दिख रहा है, जबकि कलेक्शन केवल 6% है। तो अगर आप कलेक्शन से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो वहां पे कोई मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो ये जो सिर्फ दिख रहा है क्योंकि रेवेन्यू पीछे से आ रहा है और कॉस्ट अभी बढ़ी नहीं है, क्योंकि 6% कलेक्शन बढ़ा हुआ है, इसलिए दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये 33-34% मान के चलना चाहिए। तो इस समय आके खड़ा हो गया 38-39% के आसपास पिछले क्वार्टर का मार्जिन।
सस्टेनेबल मार्जिन आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे हो, क्या लगते हैं आपको? 33-34%। 34 के आसपास, ठीक बात। अच्छा, एक पॉजिटिव, मैंने कंसर्न्स के साथ शुरुआत जरूर करी थी दिनेश सर, एक पॉजिटिव टेक अवे था इन नंबर्स पे। 14% साल दर साल ग्रोथ आपकी यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज में। इसका मतलब क्या बायर साइड पर एक्टिविटी पिकअप हो रही है, ऐसा मानूं क्या? 2 क्वार्टर से इम्प्रूव तो हुई है डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो मोबाइल साइट पे ट्रैफिक है वो बेटर हुआ है। लेकिन जब तक ये 2-3 क्वार्टर और सस्टेन करे तो हम ये मान लें कि सस्टेनेबली हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट बायर के लिए बेटर हुआ है। क्योंकि जो आप पीछे देख रहे थे FY24 में, वहां पे बिल्कुल ये म्यूटेड था, फ्लैट था, और इधर में पिछले 3 क्वार्टर से 14% की ग्रोथ इसमें दिखाई दी है। तो अगर ये सस्टेनेबली 2-3 क्वार्टर और रहता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट वापस से इंप्रूव हुआ है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है लास्ट ये बैलेंस शीट पे आप लोग कैश पॉजिटिव थे। इस समय की ताजा स्थिति क्या है दिनेश सर? इस शीट पे करीब 2450 करोड़ रुपए का कैश है। ओके, तो फिर क्यों ना एक्विजिशन के फ्रंट पे, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय में बहुत एग्रेसिव हुए, आपने कई कंपनीज में स्टेक एक्वायर करे, 2-1 बड़े एक्विजिशंस भी कर डाले। लास्ट मुझे याद आता है, लास्ट था वो बिजी इंफोटेक का बायआउट जो आप लोगों ने करा। क्या ये जो कैश आपकी बुक्स में 2-2.5 हजार करोड़ रुपए की जो आप बात कर रहे हो, ये क्या इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के लिए, कुछ टक इन एक्विजिशंस के लिए, या कोई वॉइड है बिजनेस मॉडल में, उसको फिल इन करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करने वाले हो क्या? कुछ चल रही है बातचीत वगैरह? तो वो हम हमेशा देखते रहते हैं। देखिए, अभी तक एक्विजिशन हमने 2 ही किए हैं, एक बिजी इंफोटेक और एक लाइव कीपिंग। उसके अलावा बाकी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे करीब 10। तो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स में भी हमारी अभी तक की परफॉर्मेंस या अभी तक की जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहे हैं। बिजी भी अगर आप देखें तो हमने करीब जब 40-42 करोड़ का रेवेन्यू था तब एक्वायर किया था, और अब करीब 68-70 करोड़ के रन रेट पे चल रहा है वो इन लेस देन 3 years ऑफ ऑपरेशन। और जनरली एक लार्ज एक्विजिशन जब आप करते हैं तो आपको ये डर रहता है कहीं वो कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं हुआ और ग्रोथ भी मिली है हमको। तो हम काफी सेटिस्फाइड हैं जो अभी तक हमने एक्विजिशंस किए हैं 2, और जो हमने माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं करीब 10, उनमें से भी अगर आप देखें तो ज्यादातर माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बिजोम हो, चाहे वो फ्लीटेक्स हो, चाहे वो M1 एक्सचेंज हो, सारे ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा दिनेश सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल है, ये अच्छे दिन कब तक आएंगे? आपकी बातचीत से लग रहा है आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो, थोड़ा सा पेन है, समझने की जरूरत है और समय लगेगा। Q4 में शायद कुछ हद तक हालात पटरी पे आ रहे हो। FY26 ऑनवर्ड्स हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे या नहीं? आने तो चाहिए। चलिए, होपिंग आगे का आउटलुक सही रहेगा। दिनेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और हमसे डिटेल में नतीजों पे बातचीत करने के लिए। तो भाई साहब, हैं दिक्कतें हैं, सब्सक्राइबर एडिशंस कमजोर और कलेक्शंस वीक है, और मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और पोस्ट कोविड से समझने की कोशिश चल रही है कि हालात पटरी पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो वो मंथन चलेगा। होपफुली कलेक्शंस इस क्वार्टर Q3 में तो नहीं, क्योंकि ये छुट्टी का क्वार्टर रहता है, फेस्टिव क्वार्टर रहता है। शायद Q4 ऑनवर्ड्स वापस कलेक्शंस डबल डिजिट में पहुंचते हुए नजर आए। तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा रिपेयर होगा, और मैनेजमेंट जब खुद थोड़ा सा आंकलन कर रहा है सिचुएशन का, तो वो कंसर्न्स तो हैं और वो रिफ्लेक्ट होती हुई स्टॉक प्राइस में। इसीलिए इस तरह के डीप कट के साथ इंडिया मार्ट, इंटरमेश, देखने में नंबर्स बुरे नहीं लग रहे थे, पर ये देखिए इंटरनल्स का कमाल, किस तरह से स्टॉक की पिटाई हुई है। क्योंकि इन कमजोर इंटरनल्स के चलते डर ये लग गया है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ये सब रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी के आने वाले रेवेन्यूज में, और वो फीके पड़ते हुए नजर आएंगे। वो डर है जो स्टॉक को इस तरह से, स्टॉक की इस तरह से इसके चलते पिटाई हो रही है। भाईती साहब जुड़े हैं क्या? भाईती साहब, इसका चार्ट देख देंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश का। गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष सर, चार्ट तो इसका काफी वीक हो चुका है, 17% की गिरावट आज देखने मिल रही है, लेकिन इन लेवल्स पे अब शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी। हमारी सलाह इस पे लॉन्ग की भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 दिन इसे टाइम देना चाहिए और सेटल डाउन होने का वेट करना चाहिए।
बट एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया है। 25 जनवरी को भी इन्हीं लेवल्स पे आया था और फिर वापस 4 जून में भी इन्हीं लेवल्स पे आकर एक बाउंस बैक दिया था। तो एक क्लस्टर पे आ चुका है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर पे। तो जिनके पास कैश में पोजीशन है वो जरूर होल्ड करे, जिनके पास F&O में है अगर लॉन्ग है तो जरूर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए भाई साहब आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जो लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक।